Hello students, I am your teacher for this lecture. Welcome to the MCQ discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic mineral nutrition. So let's start the discussion. So first question आपके पास है the hydroponic in order to obtain the optimum growth the nutrient solution must be. हाइड्रोपोनिक जो सिस्टम है जिसमें कि हम सॉइललेस कल्चर भी बोलते हैं, जिसमें प्लांट ग्रो करवाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर हमें एक प्रॉपर ग्रोथ देखनी है तो न्यूट्रिएंट मीडियम कैसा होना चाहिए, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पुअरली एरिएटेड। देखो अगर न्यूट्रिएंट मीडियम आपका पुअरली एरिएटेड होगा तो मतलब ऑक्सीजन एयर की क्वालिटी नहीं है, तो वो प्लांट की ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है एडिक्वेटली एरिएटेड। ये परफेक्ट ऑप्शन है, प्रॉपर एरिएशन होना ज़रूरी है। एरिएशन यानी कि एयर गैसेस का फ्लो बना रहेगा तो प्लांट की ग्रोथ भी कंटिन्यूस चलती रहेगी। डाइल्यूटेड नहीं होना चाहिए, नन ऑफ द अबव इज नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर हम लोगों के पास बनता है दैट इज द बी ऑप्शन, कि हाइड्रोपोनिक में अगर ऑप्टिमम ग्रोथ चाहिए तो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी एडिक्वेटली एरिएटेड। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स हैज़ बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज अ टेक्निक फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स। कौन सी वेजिटेबल्स के लिए जो हाइड्रोपोनिक टेक्निक है वो सक्सेसफुली यूज़ करी जाती है। फर्स्ट है सीडलेस कुकुम्बर, दैट इज़ करेक्ट। सेकंड आता है टोमेटो एंड थर्ड आता है लेट्यूस, और डी आपके पास है ऑल ऑफ द दीज। तो सेकंड का जो आंसर आता है दैट इज़ द डी ऑप्शन, जिसमें सभी प्लांट्स के लिए टेक्निक जो है वो यूज़ करी जाती है। Which of the following method is close to the hydroponic and has the same principle? हाइड्रोपोनिक के क्लोज भी है और जिस प्रिंसिपल पे हाइड्रोपोनिक काम करता है सेम प्रिंसिपल पे वहाँ पे भी होगा। तो इसमें जो एरोपोनिक है जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, सॉइललेस कल्चर है, एयर में हम ग्रो करवाते हैं प्लांट्स को, एरोपोनिक, इट इज़ जस्ट सिमिलर टू द हाइड्रोपोनिक बिकॉज बोथ आर सॉइललेस कल्चर। जियोपोनिक इज़ नॉट द ऑप्शन, प्लांटिंग ऑब्वियसली नॉट द ऑप्शन क्योंकि इसमें दोनों में सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी। डी ऑप्शन अगेन नॉट पॉसिबल। तो थर्ड का जो एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन विच इंक्लूड द एरोपोनिक्स। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द हाइड्रोपोनिक इंक्लूड। हाइड्रोपोनिक का बेटा मेजर डिसएडवांटेज बताना है, ऑल्दो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं हमें, सॉइललेस कल्चर है, प्लांट को हम आराम से ग्रो करवा सकते हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपेंस टू सेटअप। सेटअप इसका ऑब्वियसली काफ़ी महंगा रहता है। बी हाई टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल लेमैन के लिए पॉसिबल नहीं है चलाना। सी कंजर्व वाटर, कंजर्व वाटर इज नॉट द डिसएडवांटेज। तो ऑप्शन हम लोगों के पास बनेगा डी विच इंक्लूड बोथ ए एंड बी, मतलब काफ़ी महंगा सेटअप रहता है और हाई टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए इसको पूरा सस्टेन करने के लिए। तो फोर्थ में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। देन नंबर फिफ्थ है व्हाट डज द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिपिक्ट। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो क्या शो करता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो इसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है बेटा, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है और ये टोटली हमारे पास सॉइललेस कल्चर है। तो सॉइललेस कल्चर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं हो रही है, तो ए ऑप्शन नहीं है, बी नहीं है। मेजरमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एरिएटिंग ट्यूब भी है जो प्रॉपर एरिएशन मेंटेन करेगा। तो डी ऑप्शन जो हमारे पास है कि प्लांट ग्रो इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर, नाउ दैट इज द परफेक्ट लाइन फॉर द गिवन एक्सपेरिमेंट जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है स्क्रीन पे। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। नंबर 6 है सॉइललेस कल्चर हेल्प्स इन नोइंग। सॉइललेस कल्चर से हमें क्या पता लगता है, ए टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय एन एलिमेंट, बी डेफिशिएंसी सिम्टम कॉज्ड बाय एन एलिमेंट, सी एसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट और डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बेटा जो हमें पता लगेगा, टॉक्सिसिटी भी पता लगेगी कि अगर कोई केमिकल या एलिमेंट अमाउंट में ज़्यादा है तो वो भी टॉक्सिक है, अगर उसका नॉर्मल अमाउंट से कम है तो वो डेफिशिएंसी कॉज करेगा, कितनी अमाउंट में वो ज़रूरी है या कितना ज़रूरी है दैट इज़ एसेंशियलिटी। तो ये तीनों चीज़ें हमें पता लगती हैं फ्रॉम द सॉइललेस कल्चर। तो इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास बनता है क्वेश्चन नंबर 6 का दैट इज़ द डी ऑप्शन।
नंबर 7 है द मिनरल्स कैन बी डिटेक्टेड इवन एट द कंसंट्रेशन एज लो एज, जो मिनरल्स हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कितने कंसंट्रेशन पे, कि एक मिनिमम कंसंट्रेशन होना चाहिए जहां पर आप उसको डिपिक्ट कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो. तो दैट कंसंट्रेशन यू हैव टू रिमेंबर 10 रेज टू द पावर -8 ग्राम पर मिलीलीटर. इट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन जहां पर वो डिटेक्ट किया जा सकता है. तो 7th का जो सही ऑप्शन हम लोगों के पास बनेगा, that will be the C option. Clear? C option is 10 raised to power -8 gram per milliliter. Choose the incorrect statement among the following. तो फर्स्ट है कि more than 60 element out of the 105 discovered are found in the plants. क्लियर, ये हमारे पास करेक्ट है. प्लांट टेक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मेनली फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द एयर एंड सॉइल, ये भी क्लियर है. द एलिमेंट विच इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ प्लांट इज रेफर्ड टू एज एन असेंशियल एलिमेंट. क्लियर. अब ये स्टेटमेंट गलत है बेटा. अगर कोई एसेंशियल एलिमेंट है तो मतलब वो प्लांट में डायरेक्टली इन्वॉल्व है एंड इट इज परफॉर्मिंग द मेजर फंक्शन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एसेंशियल एलिमेंट ना. तो सी स्टेटमेंट आपके पास इनकरेक्ट है क्योंकि डी में लिखा है द एलिमेंट लाइक द गोल्ड, सेलेनियम एंड द स्ट्रॉन्शियम ऑल्दो कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट बट हैव नो रोल इन देम. क्लियर, तो ये भी क्लियर है. तो 8 में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनेगा दैट विल बी द सी स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट. What effect can be seen on the plant growth and reproduction in the absence of the essential mineral elements? Essential mineral elements की अगर कमी होगी तो प्लांट के ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में क्या अफेक्ट देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्लांट विल कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल नॉर्मली. प्लांट विल नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, दैट इज अ बी ऑप्शन. देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द नॉर्मल ग्रोथ बट रिप्रोडक्शन इन द प्लांट विल सफर. ठीक है, पहली बात तो अगर असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स नहीं होंगे तो ना तो प्रॉपर ग्रोथ होगी ना प्रॉपर रिप्रोडक्शन होगा. तो फर्स्ट ऑप्शन है कि प्लांट अपना लाइफ साइकिल नॉर्मली कंप्लीट करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है. सेकंड है प्लांट विल नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. नाउ दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन क्योंकि सी में लिखा है नो इफेक्ट ऑन द नॉर्मल ग्रोथ बट रिप्रोडक्शन विल सफर, तो अगेन रॉन्ग है. ओनली ग्रोथ विल अफेक्टेड नॉट द रिप्रोडक्शन, दोनों ही बराबर इफेक्ट होते हैं, इस वजह से वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. तो 9th का जो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. नंबर 10 है एन असेंशियल एलिमेंट इज दैट विच. असेंशियल एलिमेंट किसको बोला जाता है? पहला ऑप्शन जो इम्प्रूव करता है हेल्थ ऑफ अ प्लांट, जो कि इररिप्लेसेबल है और इनडिस्पेंसेबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो हमें मिलता है प्लांट ऐश में और जो अवेलेबल है इन द सॉइल. तो असेंशियल एलिमेंट जनरली हम उसको बोलते हैं जिसको किसी और से रिप्लेस नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका एक अपना मेजर फंक्शन है प्लांट के केस में, और वो प्लांट में एक मेजर रोल प्ले करता है उसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में. तो 10th का जो सही आंसर बनता है, जो सही ऑप्शन है बेटा, वो सेकेंड ऑप्शन है, दैट इज द बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 11 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द 3 आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. कौन से वाले हैं जो तीनों बेटा मैक्रो हैं? मैक्रो मीन्स दे आर रिक्वायर्ड इन अ मेजर क्वांटिटी एंड दे परफॉर्म अ मेजर रोल. फर्स्ट ऑप्शन में है आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, दैट इज नॉट अ मैक्रो. सेकेंड है मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, अगेन नॉट मैक्रो. थर्ड है नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. ये तीनों बेटा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड इन अ गुड अमाउंट एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट और द मेजर रोल. और डी आपके पास अगेन गलत है, तो 11 का सही ऑप्शन हमारे पास बनता है सी ऑप्शन, दैट इंक्लूड द नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज जनरली प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू. कितना अमाउंट है मैक्रोन्यूट्रिएंट का जो नॉर्मली प्लांट में प्रेजेंट होता है, जो आपको मिलता है, ये भी हमें याद करना है. 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर. दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट जो हमें देखने को मिलता है प्लांट टिश्यू में. तो 12th का बेटा जो राइट ऑप्शन है वो डी है एंड दैट इज अ वैल्यू जो ऑलरेडी गिवन है, आपको याद करनी है. ठीक है, एग्जैक्ट इतना, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा.
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम, ये तीनों जो कंपाउंड हैं ये ज़्यादातर कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं या आपने बताना है। तो ये मेनली पहला ऑप्शन लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन आपके पास है वाटर, थर्ड ऑप्शन आता है सॉइल और डी ऑप्शन आपके पास है बोथ ए एंड बी। तो 13 का जो राइट ऑप्शन है वो डी है, दैट इंक्लूड बोथ ए एंड बी, जिसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है। कार्बन डाइऑक्साइड में हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ द कार्बन, वाटर में यू हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज जहाँ से मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ली जाती है। तो 13 का जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। नंबर 14 है विच इज असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट टिप। नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, रूट टिप की ग्रोथ के लिए कौन सा कंपाउंड है, एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है जिंक, जिंक इज नॉट रिक्वायर्ड, आयरन इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज द कैल्शियम विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट टिप, ताकि जो रूट टिप है वो डीपली पेनिट्रेट हो जाए सॉइल में एंड दे कैन गेट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स। मैंगनीज अगेन इज नॉट द आंसर, तो 14 का जो सही आंसर बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन, दैट इंक्लूड द कैल्शियम। नंबर 15, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच फंक्शन एज अ कंपोनेंट ऑफ द बायोमोलिक्यूल। कौन सा एलिमेंट है जो बायोमोलिक्यूल का कंपोनेंट है। फर्स्ट है ऑप्शन हाइड्रोजन, देन यू हैव ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीनों ही बेटा बायोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट हैं, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन आता है, प्रोटीन है उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, तो दीज कंपाउंड एक्चुअली मेक द बायोमोलिक्यूल। तो 15 का जो सही ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। Number 16, which of the following is a component of the ATP? ATP is basically the powerhouse of the cell which provides you the energy, and ATP का full form है adenosine triphosphate. Clear? Adenosine triphosphate में basically you have adenosine which is a nucleoside. Triphosphate means we have the phosphate ग्रुप, 3 फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो 16 में बेटा पहला देखो पोटेशियम लिखा है, पोटेशियम का कहीं पर भी लिंक नहीं है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में। मैग्नीशियम नहीं है, लेकिन जो है वो फॉस्फेट है, फॉस्फेट इज कमिंग फ्रॉम फॉस्फोरस। तो कौन सा कंपोनेंट है जो एटीपी बनाएगा? इट इज़ वेरी क्लियर, दैट इज द फॉस्फोरस। मैंगनीज भी नहीं है, तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द सी ऑप्शन। Number 17, name the essential element that is considered as the component of energy related chemical compound in the plant's chlorophyll. क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमने बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है मैग्नीशियम, बी है फॉस्फोरस, सी है मैंगनीज और डी हमारे पास है पोटेशियम। तो यहाँ पर अगर मैं प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट की बात करूँ तो पिगमेंट में हेड और टेल पार्ट है और इसके हेड पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है Mg2 पॉजिटिव, दैट इज मैग्नीशियम। सो करेक्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। इट इज नॉट फॉस्फोरस, नॉट मैंगनीज, नॉट पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 18 है वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम, बी है इनिबिशन ऑफ द एंजाइम, सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नो इफेक्ट ऑन द एंजाइम। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ एक्टिवेशन एंजाइम का करवाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगनीज या मैग्नीशियम आयन, जिंक, Zn2 पॉजिटिव, इवन सम कॉजेज द इनिबिशन ऑफ द एंजाइम। एक्टिवेशन भी करवाएंगे, इनिबिशन भी करवाएंगे, तो आंसर आएगा सी, दैट इंक्लूड बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है Mg2 पॉजिटिव इज एन एक्टिवेटर ऑफ, किस एंजाइम का एक्टिवेटर है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में हेल्प करता है, बी नाइट्रोजिनेस जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाएगा, सी है राइबोल्यूज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेस जिसको कॉमनली बेटा रुबिस्को बोला जाता है, और डी ऑप्शन आपके पास है बोथ ए एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 19 में
पेप कार्बोक्सिलेज, आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हो, which help in the carbon dioxide fixation, and rubisco, both are the enzyme which are activated by the Mg2 positive. तो Mg2 positive act as an activator for A and C. तो आंसर कौन सा बना? D. 19 का करेक्ट आंसर है हमारे पास डी आंसर. नंबर 20, द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयंस बाय द सेल रिक्वायर. सेल ने जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना है तो डेफिनेटली बेटा आयंस के एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको क्या चाहिए? एल्कलाइन पीएच चाहिए, सॉल्ट चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए या फिर एटीपी. देखो ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स द सब्सटेंसेस आर मूविंग फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन. So it is against the concentration gradient and for that purpose we require the energy. बिना एनर्जी के तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है. तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20 इज द ATP which is adenosine triphosphate that provides the energy for the movement of the material from the lower concentration towards higher concentration. तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा that will be the D option. 21, in the final phase of the mineral absorption the ions are taken up. जो फाइनल फेज होता है मिनरल एब्जॉर्प्शन का, उसमें आयंस का इनटेक या ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? फर्स्ट ऑप्शन स्लोली, ठीक है. रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द मिनरल आयन. सी है वेरी फास्ट, डी है नन ऑफ द अबव. फाइनल फेज में जो आयंस का एब्जॉर्प्शन होगा वो बहुत आराम से होता है, धीरे होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ए, दैट इज slowly. Question number 22, during the uptake of the ions in the second phase absorption of the minerals occur by. सेकेंड फेज में जब मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा तो वो कैसे होगा? पैसिव मूवमेंट से होगा? नो. सेकेंड में जो मूवमेंट होती है उसमें एनर्जी खर्च होती है क्योंकि वो एक तरीके का एक्टिव है बेटा. तो एक्टिव है तो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी तो होगा ही होगा एटीपी की फॉर्म में, बिकॉज इट इज़ एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो 22 सेकेंड का जो सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन, क्योंकि सी में लिखा है विदाउट एक्सपेंडिचर. नॉट करेक्ट. डी नन ऑफ द अबव, नॉट करेक्ट. तो 22 सेकेंड का जो सही ऑप्शन बना दैट विल बी द बी ऑप्शन. 23rd में है इफ्लक्स इज द मूवमेंट ऑफ द आयंस. अगर इफ्लक्स बोला जाता है तो याद रखो ई से इफ्लक्स, ई का मतलब एग्जिट, बाहर. अगर आता आपके पास इनफ्लक्स तो आई फॉर इनफ्लक्स, आई फॉर इनसाइड मतलब अंदर. तो हमसे पूछा जा रहा है इफ्लक्स इज द मूवमेंट ऑफ द आयंस आउट ऑफ द सेल. सेल से बाहर जो मूवमेंट होगा उसको इफ्लक्स बोला जाता है, ठीक है. इट इज नॉट विद इन द सेल, not into the cell, none of these is not possible. तो 23rd का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा that will be the A option, out of the cell. 24 में है mineral salt are translocated through this which is pulled up through the plant by the transpirational pull. मिनरल सॉल्ट का अगर ट्रांसलोकेशन होना है तो डेफिनेटली बेटा वो हमारे पास क्या होता है? जाइलम के थ्रू, क्योंकि फ्लोएम का मेन काम होता है फूड का ट्रांसलोकेशन. तो ऑलवेज रिमेंबर फ्लोएम इज बेसिकली फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड, जाइलम इज बेसिकली फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ द मिनरल सॉल्ट और यू कैन से वाटर. तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है फॉर द क्वेश्चन नंबर 24, बिकॉज सी में है शूट एपेक्स एंड डी में है रूट टिप. बोथ आर इनकरेक्ट. 25th में है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द लेगुमिनियस प्लांट इज. नीट 2013 में क्वेश्चन आ चुका है. जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा बाय द लेग्यूम प्लांट तो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है? तो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है अमोनिया. अमोनिया इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो फर्दर टूट नहीं सकता बाय द लेगुमिनियस प्लांट ड्यूरिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन. और लेग्यूम प्लांट ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया विच इज कॉमनली नोन एज द राइजोबियम. तो 25th का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन विच इंक्लूड द अमोनिया.
26 में है डीकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया। जितना भी आपके पास ये वेस्ट मटेरियल है, डेड मटेरियल है, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स का, अगर इस डेड को या वेस्ट को हमने अमोनिया में कन्वर्ट करना है तो बेटा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रिफिकेशन, बी ऑप्शन है डिनाइट्रिफिकेशन, सी ऑप्शन है अमोनिफिकेशन और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आप ये देखो, जितना भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है N2, इट विल बी कन्वर्ट इनटू द अमोनिया, दैट इज NH3। तो जब ये करा जाएगा तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? द प्रोसेस इज नोन एज द अमोनिफिकेशन, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया। 27 which of the following is a characteristic feature of the nitrifying bacteria? Nitrifying bacteria are those bacteria which actually help in the nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो N2 एटमॉस्फेयर में है उसको बेटा नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा स्टेप कैरी करते हैं? दे ऑक्सीडाइज अमोनिया इनटू नाइट्रेट। अमोनिया को किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रेट में। ठीक है, नाइट्रेट जो है वो सॉल्यूबल फॉर्म है, इट कैन बी इजिली यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ। बी लिखा है कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमोनिया, जो कि गलत ऑप्शन है। कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कंपाउंड, रॉन्ग स्टेटमेंट। रिड्यूस नाइट्रेट टू फ्री नाइट्रोजन, अगेन द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो सही आंसर जो 27 के लिए बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 28 में द एरिया अराउंड द प्लांट रूट इज नोन एज। प्लांट रूट के जो आसपास वाला एरिया है, जैसे कि सपोज करो ये हम प्लांट बनाते हैं, ये इसकी रूट्स आ जाती हैं जो बिलो द ग्राउंड है, एंड दीज आर बेसिकली द रूट हेयर एंड दीज आर द सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो एरिया प्लांट रूट का प्रेजेंट होगा आसपास में, जहाँ मिट्टी है, जहाँ से उन्होंने मिनरल न्यूट्रिशन खींचना है, उस एरिया को बेटा राइजोस्फीयर बोला जाता है। राइजो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द रूट, स्फीयर का मतलब होता है एरिया, सो दैट एरिया इज कॉल्ड राइजोस्फीयर। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, क्योंकि फाइलोस्फीयर इज नॉट दैट एरिया। सी आप इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि सी में बेटा बोथ है, और डी आपके पास नन ऑफ द अबव है, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शोज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सी रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा? तो जिस रिएक्शन में नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा दैट रिएक्शन इज बेसिकली दैट जिसमें कि हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। अब आप देखो फर्स्ट ऑप्शन में दे आर टॉकिंग अबाउट NH4 प्लस ऑक्सीजन सो टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन। इट इज़ नॉट द नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन को सॉल्यूबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, लाइक अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट। सेकेंड में अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये तो वापस नाइट्रोजन बना रहे हैं। थर्ड में नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में। ठीक है, सो दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। डी में अगर आप देखो नाइट्रोजन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, विच इज अगेन नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन, जिसमें नाइट्रोजन विल बी कन्वर्ट्स इनटू द अमोनिया, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ताकि अमोनिया जो है वो सॉल्यूबल प्रोडक्ट है और उसको प्लांट जो है वो ईजिली यूज कर सकते हैं। Which of the following is a bacteria which is involved in the denitrification? अगर मैं डीनाइट्रिफिकेशन की बात करूं बेटा, तो डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि जितना भी सपोज अमोनिया पड़ा है सॉइल में, या जैसे नाइट्रेट पड़ा है, नाइट्राइट पड़ा है, तो ये सारा सॉल्यूबल कंपाउंड है। सॉल्यूबल कंपाउंड को वापस N2 में कन्वर्ट कर दो और वो N2 चला गया एटमॉस्फियर में, तो इससे क्या हुआ कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई, क्योंकि हमने सॉइल में जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो कम कर दिया। दिस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। अजोटोबैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि अजोटोबैक्टर फिक्सेशन करवाता है। नाइट्रोसोमोनास फिक्सेशन करवाता है। नाइट्रोबैक्टर फिक्सेशन करवाता है। बच्चा आपके पास स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास कन्वर्ट करता है अमोनिया को वापस नाइट्रोजन में, विच इज बेसिकली कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। तो 30th क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन।
रिडक्शन ऑफ द नाइट्रोजन टू द अमोनिया बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर नाइट्रोजन को हमने रिड्यूस करना है अमोनिया में जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, तो बेटा प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रिफिकेशन, थर्ड ऑप्शन है डी नाइट्रिफिकेशन एंड फोर्थ ऑप्शन आता है एसिमिलेशन। तो अगर इन चारों ऑप्शंस को हम ध्यान से देखें जो कि 31 में हमें दिया है, नाइट्रिफिकेशन इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रेट्स इनटू द नाइट्राइट, तो ये नहीं है बिकॉज वी हैव टू डील विद द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया। डी नाइट्रिफिकेशन इसका उल्टा होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एसिमिलेशन नहीं है, तो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 32 फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, मतलब जो किसी के साथ एसोसिएशन में नहीं होते हैं, अकेले सॉइल में प्रेजेंट हैं और अकेले नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, वो कौन से हैं? फर्स्ट है बैसिलस पॉलीमिक्सा, बी है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास तो वैसे भी डीनाइट्रिफिकेशन कॉज करेगा, ठीक है, तो स्यूडोमोनास कैन नॉट बी द आंसर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर ई कोलाई। ई कोलाई हमारी बॉडी में है, वो हमारे साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है। एनाबीना नाइट्रोजन फिक्स करेगा लेकिन एसोसिएशन में करेगा, किसके साथ? अजोला के साथ, और हमें बताना है फ्री लिविंग। तो फ्री लिविंग में ऑप्शन कौन सा बचा? बैसिलस पॉलीमिक्सा। तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 33 है आइडेंटिफाई द नॉन लेगुमिनियस प्लांट दैट फॉर्म द नोड्यूल टू फिक्स द नाइट्रोजन। नॉन लेगुमिनियस प्लांट की बात बतानी है, ठीक है, जो कि लेग्यूम्स नहीं है, उनके केस में नोड्यूल बनते हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एक एग्जाम्पल दिया है एल्नस, बी एग्जाम्पल है पाइनस, सी आपको दिया है साइकस और डी दिया है नन ऑफ दीज। तो अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो जो एल्नस है बेटा वो नॉन लेगुमिनियस प्लांट है, ठीक है तो बाकी भी, लेकिन एल्नस में नोड्यूल बनते हैं टू फिक्स द नाइट्रोजन, जो बाकी में नहीं है। तो 33 का जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 34 में है चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है एमाइड्स आर द ट्रांसपोर्टेड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एज दे हैव मोर नाइट्रोजन। बी लेग्यूम ऑफ द ट्रॉपिकल ऑरिजिन फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन ट्रांसपोर्ट द यूरिट्स। सी the host produce globin part and the bacterial symbiont produce heme part of leg hemoglobin जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग पिगमेंट है। और डी आपके पास आता है ऑल ऑफ द अबव। तो 34 में बेटा जितने भी पॉइंट्स आपको दिए हैं ये सारे पॉइंट्स आपके पास करेक्ट हैं। एमाइड्स को ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि उनमें नाइट्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट होती है। लेग्यूम प्लांट जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं यूराइट्स को, और लेग हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है उसको होस्ट और बैक्टीरिया मिल के बनाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन में 34 का करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा आता है? डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। 35th है द मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज करेक्टली टर्म्ड एज। जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है उसको बेसिकली क्या बोला जाता है? यानी कि N2 जो कि बाहर एटमॉस्फेयर में है, जिसमें 2 नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड हमें नजर आते हैं। ट्राई नाइट्रोजन नहीं बोल सकते बिकॉज N2 है। सिंपल नाइट्रोजन भी नहीं आप बोल सकते। डाई नाइट्रोजन बोला जा सकता है उसको, यू कैन कॉल इट डाई नाइट्रोजन बिकॉज इट कंटेन 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विच आर बाउंड बाय ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी होगा। तो 35th का जो सही ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। The function of the leg hemoglobin in the root nodule of the legume plant। लेग्यूम प्लांट में जैसे पी प्लांट है, सोयाबीन है, ये सारे बेटा आपके लेग्यूम प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स के अगर मैं रूट्स की बात करूं तो इनकी रूट्स में हमें नज़र आते हैं दीज काइंड ऑफ नोड्यूल्स। तो इनको बेसिकली नाम दिया जाता है यहाँ पर रूट नोड्यूल्स का। तो रूट नोड्यूल में पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन, जो कि बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है,
ठीक है। लेग हीमोग्लोबिन नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाएगा, तो लेग हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन स्क्वेंजर बोला जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को ना खा जाएगा, एक तरीके से उसको खत्म कर देता है, ताकि एनारोबिक कंडीशन हो, ऑक्सीजन ना हो, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एंजाइम प्रॉपरली नाइट्रोजन फिक्स कर पाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन रिमूवल, जो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर आप बी ऑप्शन देखो, इनहिबिशन ऑफ नाइट्रोजिनेस एक्टिविटी, नाइट्रोजिनेस तो उल्टा आपको चाहिए फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो उसकी एक्टिविटी को लेग हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, कम नहीं करता। एक्सप्रेशन ऑफ निफ जीन, ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है इसका, ठीक है। नोड्यूल डिफ्रेंसिएशन, इसका फंक्शन नहीं है, तो फंक्शन क्या है लेग हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन को खा जाओ, ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, ताकि नाइट्रोजिनेस आराम से नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। तो 36 का जो सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 37 है ड्यूरिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन रिडक्शन ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया कंज्यूम हाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। जब आप नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल अमोनिया में कन्वर्ट करते हो, जिसमें कि अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो कितना अमाउंट ऑफ एटीपी जो है वो कंज्यूम होता है इस कन्वर्जन में। तो इस कन्वर्जन में एनर्जी कंज्यूम होती है बेटा। तो हाउ मैनी नंबर यू हैव टू रिमेंबर, टोटल रिक्वायरमेंट रहती है 16 ATP मॉलिक्यूल्स, दे आर कंज्यूम्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। तो 37 का जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। 38 में है द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट। अब जो फॉलोइंग रिएक्शन है उसमें अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है प्लस NH4 पॉजिटिव NADPH, एंजाइम का नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, प्रोडक्ट बनता है ग्लूटामेट प्लस वाटर प्लस NADP। तो इस रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, पहला ऑप्शन है रिडक्टिव एमाइनेशन, बी है ट्रांस एमाइनेशन, सी एमाइनेशन और डी नाइट्रिफिकेशन। अब अगर 1 बाय 1 हम ऑप्शन बेटा इसमें एक्सक्लूड करें तो देखो नाइट्रिफिकेशन तो ये है नहीं, क्योंकि देयर इज़ नो नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमाइनेशन भी नहीं है क्योंकि देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ लाइक अमोनिया वगैरह, ट्रांस अमाइनेशन भी नहीं है क्योंकि अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर नहीं हो रहा, इट इज़ रिडक्टिव अमाइनेशन, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव एमाइनेशन। तो 38 का जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 39 में है व्हाट डज द गिवन रिएक्शन शो। तो गिवन रिएक्शन में एक आपके पास अमाइनो डोनर है, एक अमाइनो एक्सेप्टर है, दोनों मिलेंगे तो हमारे पास ये कंपाउंड बनेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, बी है रिडक्टिव अमाइनेशन, सी है ट्रांस अमाइनेशन और डी है डीअमाइनेशन। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हमारे पास जो ग्रुप है बेटा, अगर आप इस ग्रुप को ध्यान से देखो तो ये लगा है यहाँ पर अमाइनो ग्रुप, जो कि अमाइनो एक्सेप्टर के पास चला गया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर हम अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है ना। तो जब अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन टू अनदर कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड ट्रांस अमाइनेशन, मतलब अमाइनो ग्रुप विल बी ट्रांसफर्ड टू द अदर कंपाउंड। इट इज़ नॉट डीएमाइनेशन, डीमाइनेशन मीन्स अमीनो ग्रुप का रिमूवल, रिमूवल नहीं हो रहा है, रिडक्टिव पॉसिबल नहीं है, अगेन डीएमाइनेशन पॉसिबल नहीं है, इट इज ट्रांसफर, ठीक है। तो 39 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। 40 नंबर है द 2 मोस्ट अबंडेंट अमाइड्स विच आर फाउंड इन द प्लांट। प्लांट में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स बताओ जो मिलते हैं और जिनको ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए यूज़ भी किया जाता है, दे आर वेरी कॉमन। तो यहाँ पर बेटा 2 जो हैं वो हैं एस्पाराजाइन एंड ग्लूटामाइन। व्हेन यू टॉक अबाउट लाइसिन, लाइसिन अबंडेंट नहीं है, एस्पाराजाइन है, ग्लूटामाइन है पर लाइसिन नहीं है, नन ऑफ द अबव पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑप्शन है एस्पाराजाइन एंड ग्लूटामिन। तो 40 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए, दीज आर द 2 मोस्ट अबंडेंट अमाइड्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ प्लांट। 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द मिनरल्स। मिनरल्स की डेफिशिएंसी से क्या नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट है बेटा क्लोरोसिस,
क्लोरोसिस में डेफिनेटली डेफिशिएंसी होती है मिनरल्स की, जिस वजह से समटाइम आप देखो कि पत्ते पीले पड़ जाते हैं, ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड क्लोरोसिस, तो वो होता है। ईटियोलेशन जनरली हमें तब देखने को मिलता है जब सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलती है, तो जो प्लांट में जो टिप है वो ऐसे मुड़ा हुआ सा नजर आएगा आपको, जो शूट टिप है, क्योंकि उसको सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल रही है तो वो ऐसे ड्रूप कर जाता है जो प्लांट होता है, दैट इज कॉल्ड ईटियोलेशन। तो ये सनलाइट की वजह से है, इट इज नॉट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द मिनरल्स। शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड भी मिनरल्स की डेफिशिएंसी से होगा, नेक्रोसिस भी मिनरल की डेफिशिएंसी से होगा, लेकिन ईटियोलेशन नहीं होगा। तो 41 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना? बी ऑप्शन। 42 में है प्री मैच्योर लीफ फॉल इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू व्हाट? प्री मैच्योर, एक सर्टेन एज आती है प्लांट में जब वो फुली मैच्योर होता है तो उसमें लीफ गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, जो एक तरीके से मैच्योर्ड लीफ हैं, एजिड लीफ हैं, तो उसकी जगह पे नए पत्ते आते हैं हरे, ठीक है। लेकिन अगर किसी प्लांट में प्री मैच्योर लीफ फॉल होगा, अपने टाइम से पहले अगर लीफ या पत्ते जो ग्रीन कलर के हैं वही झड़ गए, तो खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, तो वो एक तरीके का डिजीज़ है बेटा प्लांट में, और ये डिजीज़ होता है मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से। तो कौन से मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज़ हमें देखने को मिलता है? फॉस्फोरस। इट इज़ नॉट आयरन, नॉट कैल्शियम, नॉट पोटेशियम, इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस विच रिजल्ट इन टू प्री मैच्योर लीफ फॉल। तो 42 का जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। नेक्स्ट है नेक्रोसिस इज द टर्म यूज्ड फॉर। नेक्रोसिस जो टर्म है वो किसके लिए यूज्ड होगा? फॉलिंग ऑफ लीफ के लिए? नो, दिस इज कॉल्ड एब्सेशन, इसको लीफ फॉल बोला जाता है। डिले इन फ्लावरिंग? नो। डेथ ऑफ द प्लांट टिश्यू, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्रो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द टिश्यू, डेड टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू की अगर डेथ हो जाएगी तो उसको नेक्रोसिस बोला जाता है। इट इज़ नॉट द इनिबिशन ऑफ द सेल डिवीजन। तो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन विच इज द डेथ ऑफ द प्लांट टिश्यू नोन एज नेक्रोसिस। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ द नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, जो कि मेजर एलिमेंट हैं, इनके डेफिशिएंसी जो सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले कहाँ विजिबल होते हैं? ऑलरेडी बेटा पीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है 2014 में, तो इनके सिम्टम सबसे पहले हमें विजिबल कहाँ होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सेनिसेंट लीव्स, जो पत्ते गिरने या झड़ने वाले होते हैं ना, दे आर सेनिसेंट लीव। यंग लीव्स, फिर आपके पास है रूट, फिर आपके पास है बड्स। बड्स में नहीं दिखेगा, रूट में नहीं दिखेगा, यंग लीव्स में नहीं दिखेगा, सेनिसेंट लीव में दिखते हैं सबसे पहले इनके विजिबल साइंस, ठीक है। मतलब पत्ते जो होते हैं वो अगर लाइक नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम तीनों का डेफिशिएंसी होगा तो पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं, कलर उनका फेड होना स्टार्ट हो जाता है, मैच्योर लुक देने लग जाते हैं, तो वो एक साइन है कि देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। तो 44 का करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्लियर? Then we have the 45 number question. Which of the following is true regarding the manganese toxicity in the plant? एक सर्टेन लेवल तक अगर दोगे तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा दोगे तो वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इट कैन रिजल्ट इन टू टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी का पता कहाँ से लगेगा वो बताना है। इंडक्शन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, appearance of the brown spots surrounded by the chlorotic vein, इनिबिशन ऑफ द कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन द शूट एपेक्स, या डी है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। तो 45 में बेटा ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी अगर मैंगनीज की टॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि वो दूसरों के साथ भी इंटरफेरेंस कॉज करेगा। इट इंटरफेयर द आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिससे उनकी डेफिशिएंसी होगी। उनकी डेफिशिएंसी से फिर हमें ब्राउन स्पॉट नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे प्लांट में, और उस वजह से कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन भी रुक जाएगा। तो 45th में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव अगर प्लांट में होती है मैंगनीज की टॉक्सिसिटी। Point is clear? So this was all about for the lecture. Hope you are enjoying the benefits of the lecture. Thank you and bye bye.